बोर्ड परीक्षा में बैठने वाले सभी विद्यार्थियों का आज के सेशन में स्वागत, अभिनंदन। साथियों, 12वीं अकाउंटेंसी और उसका जो चैप्टर है कंपनी अकाउंट्स, उसको अपन आज के इस सेशन में एक साथ पूरा करने का प्रयास करेंगे। उन क्वेश्चनों को अपन सिलेक्ट करेंगे जो आपके बोर्ड एग्जाम, एनुअल एग्जाम में प्रश्न आ सकते हैं। उन प्रश्नों को हम पढ़ेंगे क्योंकि हमारे पास समय बहुत ही कम है। आपकी मार्च में एग्जाम है और उससे पहले अपने को प्रयास करना है कि हर चैप्टर है ना, हर चैप्टर में जो महत्वपूर्ण पॉइंट बन रहे हैं उनको अपन लगातार पढ़े। तो देखो, फटाफट मैं आज का सेशन है वो स्टार्ट करूंगा और स्टार्ट करने से पहले जो भी विद्यार्थी हमारे साथ जुड़ चुके हैं वो एक बार सेशन को शेयर जरूर कर दें, ताकि बोर्ड परीक्षा में जितने भी जो विद्यार्थी बैठे हैं जो कॉमर्स अकाउंटेंसी के बारे में चिंतित है कि भाई अकाउंटेंसी का पेपर कैसा होगा, कैसे क्वेश्चन आएंगे, तो उन चैप्टर वाइज, हर चैप्टर वाइज जो क्वेश्चन है उनका निचोड़ है वो हम एक साथ वन शॉट के रूप में लेके आए हैं और फटाफट ये सेशन है आपका कंप्लीट होगा। और साथियों, मैं आपको बता दूं, अगर 2 घंटे की क्लास है तो उसको आप 2 गुना में देखोगे तो 1 घंटे में आपका जो पाठ्यक्रम है या जो क्वेश्चन है वो पूरे हो जाएंगे। तो इसलिए विद्यार्थियों, पूरी चीज है आपको ध्यान से पढ़नी है, हर पॉइंट है वो आपको समझना। तो फटाफट मैं आज का सेशन वो स्टार्ट करूंगा और चर्चा करूंगा उन प्रश्नों पर जो आपके एग्जाम में आ सकते हैं। और सबसे पहले अपन बात करेंगे महत्वपूर्ण है लेखा शास्त्र। और लेखा शास्त्र में भी आपकी जो कंपनी बुक्स है ना, क्योंकि इसके जो मार्क्स है वो कितने हैं, 12 मार्क्स का इसमें क्वेश्चन आने वाले, फुल मार्क्स, और वो भी कितने, 12 मार्क्स है वो आपके आ सकते हैं। तो वन शॉट में फटाफट जो बोर्ड का पैटर्न है उसके अनुसार अपन प्रश्नों को समझते हुए आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले देखेंगे आपको ऑब्जेक्टिव है, क्योंकि आपका जो पैटर्न है उसमें आपके 15 है वो आपके एमसीक्यू क्वेश्चन आने वाले हैं। तो अपन इस चैप्टर में कौन कौन से महत्वपूर्ण एमसीक्यूज बन सकते हैं उन पे चर्चा करेंगे। देखो, पहला, चिट्ठी के समता और दायित्व के भाग की अंश पूंजी है ना कि कुल राशि में सम्मिलित होती है। जो आपके बैलेंस शीट है, बैलेंस शीट में इक्विटी एंड लायबिलिटीज में जो आपकी शेयर कैपिटल है उसमें कौन सी राशि शामिल होगी, अधिकृत, निर्गमित या प्रार्थित या संचित, यह आपको बताना है। तो देखो, मैं बता दूं आपको, अधिकृत पूंजी वो होती है जिस सीमा तक एक कंपनी व्यापार करती है। निर्गमित पूंजी वो होती है अधिकृत पूंजी का वह भाग जो जनता में निर्गमित किया जाता है। और प्रार्थित या चूकता पूंजी वो होती है जो निर्गमित पूंजी का वह भाग जो जनता द्वारा ले लिया जाता है, वो आपकी प्रार्थित होती है। और संचित पूंजी क्या होती है, जो फर्म के या कंपनी के समापन पर मांगी जाती है, वो आपकी संचित पूंजी है। तो यहां पर पूछा गया है कि भाई कुल अंश पूंजी में कौन सी शामिल होगी, तो फटाफट आंसर होगा प्रार्थित एवं चूकता पूंजी, यानी पेड अप एंड शेयर कैपिटल है वो इसमें शामिल होगी। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन क्या है कि अंशों के निर्गमन पर प्राप्त प्रीमियम को दर्शाया जाता है ना। जो आपका प्रीमियम होता है, सिक्योरिटी प्रीमियम होता है, उसको अपन कहां दर्शाएंगे, तो ये अपने को ध्यान रखना है। चिट्ठे के समता दायित्व भाग में, चिट्ठे के संपत्ति भाग में, लाभ हानि विवरण आय में, लाभ हानि व्यय भाग में। तो हमेशा ध्यान रखना, प्रीमियम है, प्रतिभूति प्रीमियम को अपन कहां दिखाएंगे, जो आपकी लायबिलिटीज है, लायबिलिटीज में आपकी इक्विटी एंड देयता है उसमें अंश पूंजी शीर्षक के उप शीर्षक रिजर्व एंड सरप्लस में दिखाया जाएगा। यहां पर सिर्फ इतना पूछा है तो चिट्ठे के समता और दायित्व भाग में इसको दिखाया जाएगा। किसको, प्रीमियम पर निर्गमन पर प्राप्त जो राशि होती है उसको। ठीक है, बढ़े आगे देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन क्या है कि समता अंशधारी होते हैं। समता अंशधारी क्या होते हैं बताओ, कंपनी के ग्राहक, कंपनी के अधिकारी, कंपनी के लेनदार, कंपनी के स्वामी, है ना। तो हमेशा ध्यान रखना, जो आपके इक्विटी शेयर है ना, जो आपके इक्विटी शेयर है वो क्या होते हैं, इक्विटी शेयर है वो कंपनी के क्या होते हैं, स्वामी माने जाते हैं, उन्हें कंपनी के स्वामी कहा जाता है। ठीक है, 3 नंबर हो गया। 4 नंबर क्या है कि अंशों के निर्गमन पर प्रीमियम का उपयोग नहीं किया जा सकता, है ना। अंशों के निर्गमन पर जो प्रीमियम है उसका उपयोग कहां नहीं कर सकते, तो देखो, सदस्यों को बोनस अंश निर्गमित करने के लिए कर सकते हो, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। सदस्यों को लाभांश बांटने के लिए नहीं कर सकते, प्रारंभिक व्ययों के अपलेखन के लिए कर सकते हो, ऋण पत्रों के निर्गमन पर भट्टा अपलेखन के लिए कर सकते हो।
है ना। तो यहाँ पर आपसे क्या पूछा है कि आपका सिक्योरिटी प्रीमियम है उसका प्रयोग आप कहाँ नहीं कर सकते, तो उसका सदस्यों में बोनस अंश है निर्गमन करने में नहीं कर सकते, बाकी सारी कंडीशन में अंशों का जो प्रीमियम है उसका उपयोग किया जा सकता है। तो यहाँ पर सही आंसर ये होगा बी, सदस्यों को लाभांश बांटने के लिए सिक्योरिटी प्रीमियम का उपयोग नहीं किया जा सकता। ठीक है। पांचवा क्या है, सारणी एफ, जो तालिका एफ है, सारणी एफ के अनुसार जो कंपनी है वो अग्रिम मांग पर ब्याज दे सकती है, कितना प्रतिशत, है ना। तो 8%, 10%, 12 या 14। तो अपने को ध्यान रखना, सारणी एफ के अनुसार अग्रिम मांग पर कितना प्रतिशत होता है, 12% होता है। तो यहां पर है वो सी है, वो सही आंसर होगा 12%। ठीक है साथियों, ठीक है। बढ़े आगे, आगे देखो, आगे 6 नंबर क्या है कि न मांगी गई पूंजी का वह भाग जिसे कंपनी के समापन पर ही मांगा जा सकता है कहलाता है ना। न मांगी गई पूंजी का वह भाग जिसे कंपनी के समापन पर ही मांगा जा सकता है उसे क्या कहेंगे, निर्गमित पूंजी, संचित पूंजी, पूंजी संचय, अनिर्गमित पूंजी, क्या कहेंगे। तो ये ध्यान रखना, न मांगी गई पूंजी का वह भाग जो कंपनी के समापन पर ही मांगा जा सकता है उसे अपन क्या कहते हैं, सॉरी, संचित पूंजी, रिजर्व कैपिटल, क्या कहेंगे, रिजर्व कैपिटल उसे कहेंगे, क्या कहेंगे, रिजर्व कैपिटल। तो संचित पूंजी है, ये इसका आंसर होगा। आगे 7वां पॉइंट, पूंजी अंशधारी होते हैं, है ना, पूंजी अंशधारी होते हैं, बताओ देखिए इसका, है ना, पूंजी अंशधारी होते हैं। बताओ, अब यहां पे देखो थोड़ी सी मिस्टेक है, पूंजी का कोई यहां पे कोई रोल नहीं होता है, पूंजी का कोई रोल नहीं है। तो ये अपने को ध्यान में रखना है। यहां पे पूछा आपसे, अंशधारी होते हैं कंपनी के ग्राहक, कंपनी के लेनदार, कंपनी के स्वामी और इनमें से कोई नहीं। तो देखो, जब समता अंशधारी की बात आती है तो भी वो स्वामी होते हैं, और सिर्फ अंशधारी की बात आती है तो भी स्वामी होते हैं, क्योंकि इनको अगर प्रेफरेंस शेयर मानते हैं तो वो स्वामी नहीं हो सकते, लेकिन अगर समता अंशधारी मानते हैं तो वो स्वामी माने जाएंगे। तो इसका जो परफेक्ट आंसर है वो आपका सी होगा, कंपनी के स्वामी। ठीक है, क्लियर है। आगे देखिए, 8वां पॉइंट क्या कहता है कि एक कंपनी में सदस्यों का दायित्व क्या होता है। एक कंपनी में सदस्यों का दायित्व क्या होगा, सीमित, असीमित, स्थिर, परिवर्तनशील, है ना। तो एक कंपनी में जो सदस्य है उनका दायित्व है वो अपने अंशों तक क्या होता है, सीमित होता है। तो ए है यहां पर सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, सीमित हो जाएगा, ए है वो यहां पर सही आंसर होगा। ठीक है, आगे देखिए 9 नंबर, कंपनी की पूंजी कुछ इकाइयों में विभक्त होती है जिसे क्या कहता है ना। कंपनी की जो पूंजी है वो पूंजी क्या कुछ इकाइयों में, टुकड़ों में विभक्त होती है, तो उसे अपन क्या कहेंगे, ऋण पत्र कहेंगे, अंश कहेंगे, स्टॉक कहेंगे या बॉन्ड कहेंगे, क्या कहेंगे। तो जो कंपनी की जो पूंजी छोटी छोटी इकाइयों में जो विभक्त होती है उन्हें क्या कहते हैं, अंश कहते हैं, उन्हें क्या कहेंगे, अंश कहेंगे, शेयर कहेंगे। छोटे छोटे टुकड़े होते हैं ना, उनको मिला के ही अंश पूंजी है वो बनती है। ठीक है, आगे 10 नंबर क्या है, अंशों का हरण किया जा सकता है। अंशों का हरण कैसे कर सकते हैं, मांग राशि का भुगतान ना करने पर, सभा में उपस्थित ना होने की स्थिति में, बैंक में ऋण भुगतान करने की असमर्थता, उपरोक्त सभी। बताओ देखिए, अंशों का हरण अपन कैसे करेंगे, किस कंडीशन में अंशों का हरण अपन कर सकते हैं। तो इसका आंसर क्या होगा, मांग राशि का भुगतान है वो नहीं करने पर। अगर किसी अंशधारी द्वारा मांग राशि का भुगतान है वो समय पर नहीं किया जाता है तो उनकी जो क्या कहें कि भाई उनके जो अंश है, जो अंश होंगे, जो शेयर होंगे, उनका क्या होगा, उनका हरण कर लिया जाता है एक निश्चित समय के बाद। ठीक है, अगला 11 नंबर क्या कहता है कि एक व्यक्ति वाली कंपनी में अधिकतम वार्षिक औसत आवर्त कितना है, टर्नओवर कितना है, 2 करोड़ 50 लाख, 1 लाख और 5 लाख, है ना। तो औसत टर्नओवर यानी उसकी जो टर्नओवर सेल्स कितना होगा, तो सेल्स होगा 2 करोड़, और जबकि जो प्रॉफिट है वो कितना होगा, 50 लाख। यानी जो ओपीसी होती है ना, ओपीसी 1% कंपनी होती है
उसमें क्या होता है कि उस कंपनी का टर्नओवर है 2 करोड़ होना चाहिए और लाभ है वो 50 करोड़ के आसपास 50 करोड़ बताया गया है। तो ये उसके लिए क्या होगी, कंडीशन होती है ओपीसी कंपनी के लिए। ठीक है, आगे अंतर नियमों के अभाव में बकाया मांग पर ब्याज की दर अधिकतम दर कितनी हो सकती है ना। अंतर नियमों में जो आपकी क्या होती है, कॉल्स इन एरर है ना, तो इसमें कितनी परसेंट होगी, 10% है वो अधिकतम हो सकती है। और कौन सी तालिका के अनुसार, तालिका एफ के अनुसार, तालिका एफ के अनुसार है 10% हो सकती है। ठीक है, आगे देखिए, आगे कुछ रिक्त स्थान है उनकी अपन पूर्ति करते हुए आगे बढ़ेंगे। ठीक है, अंशों पर स्थिर दर से लाभांश दिया जाता है। बताओ कौन से अंशों पर स्थिर दर से लाभांश दिया जाता है। आपको यह बताना लाभांश कौन से अंशों पर मिलता है, तो आपको पता होना चाहिए जो आपके पूर्वाधिकार है, पूर्वाधिकार यानी प्रेफरेंस शेयर होते हैं ना, उन पे क्या दिया जाता है, लाभांश है वो दिया जाता है। तो पूर्वाधिकार अंशों पर स्थिर दर से लाभांश है वो दिया जाता है ना। तो ये रिक्त स्थानों की, क्योंकि 7 है, वो कितने रिक्त स्थान आने हैं, 7 है वो रिक्त स्थान आएंगे आपके पेपर में, है ना। 15 ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन और 7 है वो रिक्त स्थान, है ना। तो इसलिए अपन को प्रयास करना चाहिए कि हर टॉपिक में से कुछ कुछ रिक्त स्थान अपन पढ़ते हुए चले ताकि अपन उसका जवाब दे सके। तो पूर्व ये चीज अपने को ध्यान में रखनी है कि लगभग चांस है कि आपको अथवा में यहाँ पे मिलेगा, है ना। तो वहां से देखकर अपन कर सकते हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं है ना। पर अपने को थोड़ा बहुत है वो नॉलेज होना चाहिए। ठीक है, दूसरा क्या कह रहा है कि कंपनी द्वारा संचालकों व कर्मचारियों को नकद के अतिरिक्त अन्य प्रतिफल के बदले निर्गमित अंश कहलाते हैं। जो कंपनी है उसमें संचालकों और कर्मचारियों को रोकड़ के अलावा अन्य प्रतिफल के लिए जो अंश निर्गमित किए जाते हैं उसे क्या कहते हैं, उन्हें कहते हैं स्वेट इक्विटी अंश, है ना। स्वेट इक्विटी अंश यानी स्वेट समता अंश भी इसको अपने कह सकते हैं। तो उन्हें क्या कहा जाएगा, स्वेट इक्विटी अंश है उन्हें कहा जाएगा। ठीक है, हो गई बात। आगे 3 नंबर क्या है कि रिक्त स्थान पूर्वाधिकार अंशों को बकाया लाभांश भविष्य में प्राप्त करने का अधिकार होता है। कौन से पूर्वाधिकार अंश है जिनको जो बकाया है वो लाभांश प्राप्त करने का अधिकार होता है, तो वो हो गए आपके कौन से होंगे, संचयी पूर्वाधिकार अंशों को बकाया लाभांश भविष्य में प्राप्त करने का अधिकार होता है। जो आपके संचयी पूर्वाधिकार अंश है उनको भविष्य में जो आपका लाभांश अब अगर बकाया रह जाता है, जैसे किसी वर्ष लाभ नहीं हुआ है और वो लाभ है नहीं हुआ तो अगले वर्ष लाभ होता है, तो उस लाभ में से उन्हें लाभांश है वो दिया जाता है। तो ये होते हैं आपके संचयी पूर्वाधिकार अंश। ठीक है, चौथा पॉइंट, कंपनी की पूंजी छोटे छोटे मूल्य या वर्गों में विभक्त होती है, उन्हें क्या कहते हैं, तो कंपनी की जो पूंजी छोटे छोटे अंशों में या मूल्य में विभक्त होती है उन्हें क्या कहते हैं अपन, उन्हें अंश कहते हैं, शेयर कहते हैं, अंश कहते हैं। क्या कहते हैं, शेयर कह दो या अंश कह दो, है ना। तो कंपनी की पूंजी छोटे छोटे मूल्य या वर्गों में विभक्त होती है जिसे अपन अंश है वो कहते हैं। ठीक है, 4 नंबर क्लियर हो गया। 5 नंबर रिवीजन है फास्ट। 5 नंबर क्या कह रहा है, 5 नंबर सारणी एफ के अनुसार बकाया मांग पर ब्याज की दर कितनी होती है। तो सारणी एफ पर बकाया मांग की ब्याज की दर कितनी होती है, 10% होती है। तो ध्यान रखना बकाया मांग पे कितनी प्रतिशत होगी, 10%। अगला 6 नंबर सारणी एफ के अनुसार जो आपकी अग्रिम मांग है ना, यहां पे मिस हो गया, अग्रिम मांग है ना, क्या है, सारणी एफ के अनुसार जो आपकी अग्रिम मांग है उस पर ब्याज की दर कितनी होती है, तो अग्रिम मांग पर ब्याज की दर कितनी होती है, 12% होती है। अग्रिम मांग पर ब्याज की दर कितनी होगी, 12% है वो अग्रिम मांग पर ब्याज की दर होगी। ठीक है, 7 नंबर क्या है, अंश का अंकित मूल्य से अधिक मूल्य पर निर्गमन कहलाता है ना।
अंशों का अंकित मूल्य मान लो जैसे 100 रुपए है और उसका निर्गमन 110 पे कर रहे हैं, है ना, तो अंश का अंकित मूल्य से अधिक मूल्य पर निर्गमन क्या कहलाता है, तो वो अपन क्या कहेंगे, उसको क्या कहेंगे भाई, प्रीमियम पे निर्गमन कहेंगे, है ना, तो उसे क्या कहेंगे, प्रीमियम पर निर्गमन। अंश का अंकित मूल्य से अधिक मूल्य पर निर्गमन करते हैं तो उसे प्रीमियम पर निर्गमन है वो कहा जाता है। ठीक है। 8 नंबर, कंपनी के समापन के समय मांगी गई पूंजी कहलाती है, तो वो होती है आपकी कौन सी पूंजी, है ना, कौन सी पूंजी, या तो संचित कह दो या आरक्षित पूंजी भी अपन कह सकते हैं, है ना, संचित पूंजी या आरक्षित पूंजी। संचित पूंजी या इसी का नाम दूसरा है आरक्षित पूंजी, है ना, जो हमेशा कंपनी के समापन पर ही मांगी जाती है। ठीक है, आगे देखते हैं। 9 नंबर क्या कह रहा है कि निजी कंपनी के अंशों के हस्तांतरण पर, है ना, निजी कंपनी के अंशों के हस्तांतरण पर क्या होता है, प्रतिबंध होता है ना, तो निजी कंपनी के हस्तांतरण पर प्रतिबंध है ना, निजी कंपनी के अंशों के हस्तांतरण में क्या है, प्रतिबंध है। निजी कंपनी अपने अंशों का हस्तांतरण नहीं कर सकती है, जबकि सार्वजनिक कंपनी है वो अपने अंशों का हस्तांतरण कर सकती है। निजी कंपनी में जो सदस्य होते हैं ना, निजी कंपनी में जो सदस्य होते हैं ना 2 और अधिकतम 200 होते हैं। सार्वजनिक में जो सदस्य होते हैं न्यूनतम 7 और अधिकतम की कोई सीमा नहीं होती है, तो ये सदस्य संख्या भी अपने को ध्यान में रखनी है। अगला क्या कह रहा है कि कंपनी के पार्षद सीमा नियमों में लिखित अधिकतम पूंजी कहलाती है। जो कंपनी की जो पार्षद सीमा नियम है उनमें जो लिखी हुई पूंजी है, अधिकतम पूंजी है, वो क्या कहलाती है आपकी, वो कौन सी पूंजी होगी, वो आपकी कहलाएगी क्या, अधिकृत पूंजी, ऑथोराइज्ड कैपिटल, जो अभी मैंने आपको बताया था, अधिकृत पूंजी, अधिकृत पूंजी या ऑथोराइज्ड कैपिटल है वो आपकी कहलाती है। ठीक है, आगे देखते हैं। आगे क्या है कि अंशहरण खाते का शेष तुलन पत्र में, तुलन यानी तुलन पत्र किसे कहेंगे, तुलन पत्र तो बैलेंस शीट को कहते हैं, तो बैलेंस शीट में कहां दिखाएंगे, है ना, तो अंशहरण खाते का शेष है तुलन पत्र में अपन कहां दिखाते हैं, आपकी जो अंश पूंजी होगी ना, है ना, तो वहां पर प्रदत्त पूंजी होगी, पेड अप कैपिटल, तो प्रदत्त पूंजी में जोड़कर, है ना, तुलन पत्र में प्रदत्त पूंजी में जोड़कर दायित्व साइड में इसको दिखाया जाता है ना, प्रदत्त पूंजी में जोड़कर, है ना, तो ये ध्यान रखना है, जो आपकी शेयर फॉरफिटेड की राशि है, शेयर फॉरफिटेड जो राशि है उसको अपन क्या दिखाते हैं, आपकी बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में जो आपकी पेड अप शेयर कैपिटल होती है उसमें उसको क्या किया जाता है, ऐड है वो किया जाता है। ठीक है, समझ गए मेरी बात। अगला क्वेश्चन कुछ प्रैक्टिकल क्वेश्चन है ना, प्रैक्टिकल क्वेश्चन है। पहला क्या है कि वासु लिमिटेड ने गोयल लिमिटेड से 6 लाख रुपए की एक मशीन है वो खरीदी है, 6 लाख रुपए की मशीन खरीदी है। वासु लिमिटेड ने 10 मूल्य वाले 50,000 समतांश 20% प्रीमियम पर गोयल लिमिटेड को जारी किए गए हैं, है ना, लिमिटेड को भुगतान हेतु जारी किए गए हैं। आपको अंश जारी करने की प्रविष्टि बतानी है, सिर्फ और सिर्फ अंश जारी करने की प्रविष्टि बतानी है, बाकी एक प्रविष्टि इसमें और हो सकती है। क्या हो सकती है, आपने मशीनरी खरीदी है तो मशीनरी अकाउंट या टू गोयल लिमिटेड 6 लाख रुपए। अब उसके बदले में अपन क्या दे रहे हैं, अंश दे रहे हैं 20% प्रीमियम पर, तो एंट्री हो जाएगी गोयल लिमिटेड अकाउंट या 6 लाख से टू इक्विटी शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटी प्रीमियम, है ना, इसमें 20% प्रीमियम है ना, और 50,000 समतांश दे रखे हैं, तो 50,000 को पहले 10 से गुणा कर देंगे तो इक्विटी शेयर कैपिटल कितनी आ जाएगी आपकी 5 लाख, और 20% यानी 10 का 20% यानी 2 रुपए,
तो 50,000 को 2 से गुणा कर देंगे तो 1 लाख आपका सिक्योरिटी प्रीमियम हो जाएगा। देखो एंट्री मैंने इसलिए कर रखी है ताकि आपके सेशन में टाइम नहीं लगे, क्योंकि अब हमारे पास मात्र और मात्र क्या है ना गिनती के दिन बचे, है ना, गिनती के दिन बचे, इसलिए मैंने आपको ये पहले ही तैयार करके बता दी, है ना। तुरंत आप ये एंट्री देखो और समझो, है ना। ठीक है, ये हो गया। आगे देखते हैं, आगे क्या कह रहा है कि कृष्णा लिमिटेड ने 20,000 अंश को जारी करने हेतु प्रविवरण जारी किया गया। 30,000 अंशों के लिए विधान प्राप्त हुआ। 24,000 अंश आवेदकों को यथानुपात बंटन किया गया। यदि 400 अंश राजेश को 400 अंश बंटित किए गए थे तो उसके द्वारा आवेदित अंशों की संख्या क्या थी, क्या है ना। तो आवेदित अंशों की संख्या, आवेदित अंशों की संख्या, अब इसके लिए फॉर्मूला आवेदित अंशों की संख्या, तो लिखेंगे बंटित अंश बटे आवेदित अंशों की संख्या बराबर बंटित अंश बटे, है ना, बटे आपने क्या किया, बटे निर्गमित, बटे निर्गमित अंश मल्टीप्लाई यथानुपात आवंटन। ठीक है, अब देखो इसमें आपके आवेदित बंटित कितने हुए राजेश को, राजेश को बंटित कितने हुए हैं 400। ठीक है, निर्गमित कितने किए गए थे, निर्गमित किए गए थे 20,000 मल्टीप्लाई यथानुपात आवंटन कितना है 24,000। अब इसको कट कर दो, 1 2 3 4, 1 2 3 4, ये 2 और ये 20 को 24 से करेंगे तो 48, तो 480 अंश, है ना। तो राजेश को मिले 400 है, पर उसने आवेदन कितने के लिए किया था, आवेदन किया था 480 अंशों के लिए उसने आवेदन किया था। तो ये आगे आपके आवेदित अंश, है ना। ठीक है, आवेदित अंश आगे फटाफट ये क्लास है ताकि आपका रिवीजन है वो फटाफट हो सके। आगे प्रश्न नंबर 3 क्या है, सारणी एफ के लागू होने पर अग्रिम प्राप्त मांग पर ब्याज की दर कितनी होगी। तो सारणी एफ, है ना, एफ सारणी एफ लागू होने पर अग्रिम मांग पर ब्याज की दर 12% होगी। 3 बार रिपीट हो गया, है ना, रिपीट हो गया सवाल लगातार 3 बार। अब परीक्षा में आ गए, गलती कर दी तो फिर आपकी जिम्मेदारी होगी, है ना, गलती बिल्कुल भी नहीं करनी है ना। इस समय आपके पास बहुत ही कम समय बचा, इस कम समय का कैसे आपको मैक्सिमम यूटिलाइजेशन करना है और अपनी सफलता है वो सुनिश्चित करनी है। ठीक है, तो 12% है वो इसका ब्याज होगा। आगे देखो प्रश्न नंबर 4 क्या, धारा 54 के अनुसार किस प्रकार के अंशों को बट्टे पर निर्गमन किया जा सकता है। तो धारा 54 क्या कहती है, अंशों के बट्टे के निर्गमन से रिलेटेड है। यह बात तो मैंने आपको बता दी थी कि भाई अंशों का निर्गमन 2 ही तरीके से हो सकता है, तो सममूल्य पर और एक प्रीमियम पर। अब आप सोचोगे गुरुजी ये कौन सी बात बता रहे हैं कि भाई अंशों का बट्टे पर भी निर्गमन होता है। तो धारा 54 है, धारा 54 ध्यान रखना, धारा 54 है वो स्वेट इक्विटी अंशों का बट्टे पर निर्गमन की इजाजत देती है ना। धारा 54 है वो ये कहती है कि आप स्वेट इक्विटी अंशों का बट्टे पर निर्गमन कर सकते हो, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो स्वेट इक्विटी अंश। अगला 5 नंबर, समता अंशों में परिवर्तित किए जा सकने वाले ऋण पत्र कहलाते हैं। तो जिन अंशों को आप, जिन ऋण पत्रों या जिन अंशों को आप समता में चेंज कर लेते हो वो आपके क्या कहलाते हैं, परिवर्तनीय ऋण पत्र, है ना। यहाँ पे ऋण पत्रों के बारे में पूछा तो वो कौन से ऋण पत्र है जिन्हें आप समता अंशों में परिवर्तित कर सकते हो, तो वो होते हैं आपके परिवर्तनीय ऋण पत्र। ठीक है, 5 नंबर हो गया। 6 नंबर क्या, वह 2 प्रकार के अंश कौन कौन से हैं जिन्हें एक सार्वजनिक कंपनी निर्गमित कर सकती है। तो वो 2 प्रकार के अंश हैं आपके पूर्वाधिकार अंश और समता अंश। प्रेफरेंस शेयर और इक्विटी शेयर बोथ आर
इश्यू बाय ए कंपनी, ठीक है, दोनों को एक कंपनी है वो जारी कर सकती है। आपके प्रेफरेंस शेयर है और आपके इक्विटी शेयर है, दोनों का निर्गमन है कंपनी द्वारा किया जा सकता है। बाकी मैं आपको डिटेल में नहीं समझाऊंगा, कारण क्या है, क्योंकि आपके पास एग्जाम के लिए बहुत ही कम समय बचा है। इस कम समय में अपने को क्या करना है, फास्ट रिवीजन करना है, ताकि अपना जो कॉन्फिडेंस लेवल है वो हाई हो सके, ठीक है। अगला क्वेश्चन 7 नंबर, 7 नंबर क्या कहता है, स्वेट इक्विटी अंशों का निर्गमन क्यों और किन को किया जाता है। आपके जो स्वेट इक्विटी अंश है उनका निर्गमन क्यों और किन को किया जाता है। तो देखो इसका आंसर मैंने यहां लिख दिया है, आप आराम से देख सकते हैं, समझ सकते हैं। आपको तो सिर्फ रीडिंग लगानी है ताकि परीक्षा के समय उसका आंसर दे सको। देखो स्वेट इक्विटी अंशों का निर्गमन कंपनी के द्वारा अपने ही कर्मचारियों या संचालकों को बट्टे पर या नगद के अतिरिक्त अन्य प्रतिफल के बदले किया जाता है। जो आपके स्वेट इक्विटी अंश है उनका निर्गमन कंपनी के द्वारा अपने जो वर्तमान कर्मचारी है और जो संचालक है उनको या तो बट्टे पर या रोकड़ के अतिरिक्त अन्य प्रतिफल के लिए निर्गमन किया जाता। अब ये अन्य प्रतिफल क्या वो देख लेते हैं। ये अंश तकनीकी जानकारी देने, बौद्धिक संपदा अधिकारों की प्रकृति के अधिकार उपलब्ध करवाने और उपयोगिता में वृद्धि करने के लिए दिए जाते हैं। बौद्धिक संपदा, एक तो तकनीकी जानकारी कि भाई जिसको टेक्निकल नॉलेज होता है वो अपनी जानकारी उपलब्ध करवाता है। एक बौद्धिक संपदा, जो आपके पेटेंट वगैरह होते हैं, किसी प्रकार के ऐप वगैरह बनाते हैं तो वहां पर बौद्धिक संपदा अधिकारों की प्रकृति है। और साथ में इनके अधिकार और उपयोगिता में कोई वृद्धि होती है तो वहां पर कंपनी के जो वर्तमान कर्मचारी है, जो संचालक है, उनको ये स्वेट इक्विटी अंश है वो कंपनी के द्वारा उपलब्ध करवाए जाते हैं। अब वो किस है प्रकार उपलब्ध करवाए जाते हैं उसके बारे में अपने को ज्यादा नॉलेज है वो इकट्ठा नहीं करना, क्योंकि अपना टारगेट सिर्फ बोर्ड एग्जाम 2025 वाला ही है, ठीक है। आगे देखिए, आगे देखो 8 नंबर क्या कहता है, संचित पूंजी कंपनी के द्वारा कब मांगी जा सकती है, इसका एक उद्देश्य बताइए। आपकी रिजर्व कैपिटल है ना, जो आपकी रिजर्व कैपिटल, इसके बारे में पहले मैंने बता दिया है कि भाई रिजर्व कैपिटल वो होती है, संचित पूंजी वो होती है जो सिर्फ और सिर्फ कंपनी के समापन पर मांगी जाती है, ठीक है। आंसर, संचित पूंजी कंपनी के द्वारा समापन पर मांगी जाती है। इसका उद्देश्य कंपनी की साख को बढ़ाना और लेनदारों में विश्वास स्थापित करना होता है, ठीक है। तो संचित पूंजी है वो कब समापन पर मांगी जाती है और इसका उद्देश्य क्या है, कंपनी की साख जो क्रेडिट है उसमें वृद्धि करना और साथ ही लेनदार होते जो क्रेडिटर होते उनमें विश्वास है वो डेवलप करने का काम है वो किया जाता है, ठीक है। तो ये चीज हो गई। बढ़े आगे देखिए, आगे देखो 9 नंबर क्या कहता है कि एक कंपनी अपने अंशों का निर्गमन कितने प्रकार से कर सकती है, कितने प्रकार से कर सकती है। तो मैंने बता दिया एक कंपनी अपने अंशों का निर्गमन वैसे तो 2 प्रकार से कर सकती है, एक तो रोकड़ के लिए और एक रोकड़ के अलावा अन्य प्रतिफल के लिए, है ना। तो देखो इसमें अपन देख लेते हैं, एक कंपनी अपने अंशों का निर्गमन 2 प्रकार से कर सकती है। नंबर 1, रोकड़ के अतिरिक्त अन्य प्रतिफल के बदले, है ना। तो रोकड़ के अतिरिक्त अन्य प्रतिफल कौन कौन से होंगे, आपने कोई संपत्ति क्रय की है तो उसके बदले में आप अंशों का निर्गमन कर रहे हो, है ना। आपने कोई व्यापार क्रय किया है ना, बिजनेस परचेज किया है तो उसके लिए आप क्या कर सकते हो, अंशों का निर्गमन कर सकते हो, है ना। प्रवर्तकों को पारिश्रमिक के बदले, जो प्रमोटर होते हैं जो उस व्यापार को वृद्धि करने में सहयोग करते हैं तो उनको भी अपन कोई पारिश्रमिक देते हैं तो उसके बदले में पारिश्रमिक पैसे में देकर अपन क्या कर सकते हैं, उनको अंशों का निर्गमन कर सकते हैं। अभिगोपन कमीशन के बदले कोई ऐसा अंडरराइटिंग कमीशन है, कोई ऐसा व्यक्ति है जो उस फर्म के लिए, उस कंपनी के लिए काम कर रहा है तो उसको अपन नगद पेमेंट ना करके उसे क्या करते हैं, अंशों का निर्गमन कर सकते हैं, ठीक है। तो रोकड़ के अतिरिक्त अन्य प्रतिफल में ये 4 आपके फैक्टर हो सकते हैं। और रोकड़ के बदले अंशों का निर्गमन किया जाता है तो 2 तरीके से कर सकते हैं, एक तो सममूल्य पर और दूसरा प्रीमियम पर। तो ये दोनों कंडीशन आप ध्यान में रख सकते हो कि भाई अंशों का निर्गमन है वो 2 तरीके से होता है, एक तो रोकड़ के लिए और एक रोकड़ के अलावा अन्य प्रतिफल के लिए। अन्य प्रतिफल में ये आपके 4 पॉइंट हो सकते हैं और रोकड़ में आपके 2 पॉइंट है वो इंक्लूड किए जाते हैं, ठीक है। आगे देखते, आगे प्रश्न 10 क्या है कि न्यूनतम अभिधान से क्या अभिप्राय है। भाई न्यूनतम अभिधान क्या होता है, 90% है ना के बराबर अभिधान प्राप्त होता है वो आपका न्यूनतम है ना।
तो न्यूनतम अभिधान से हासिल संपूर्ण निर्गमन का कम से कम 90% के बराबर अभिधान प्राप्त हो जाने से, है ना, 90% से कम होगा तो अपन अंशों का निर्गमन नहीं कर सकते, लेकिन 90 से लेकर 99 100 तक भी या 90 से ऊपर अबोव जितना भी होगा अपन अंशों का निर्गमन कर सकते हैं। तो एक बात अपने को ध्यान में रखनी है कि अगर 90% से कम अभिधान आता है तो वहां पर एक कंपनी है वो अंशों का निर्गमन नहीं कर सकती। ठीक है, आगे देखिए 11 नंबर क्या, प्रारंभिक व्यय क्या होते हैं, जो प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस है वो क्या होते हैं। मुख्य रूप से प्रारंभिक व्यय वो होते हैं जो कंपनी की स्थापना के समय जो खर्च किए जाते हैं। जब किसी भी कंपनी का निर्माण किया जाता है, जब किसी भी कंपनी को स्थापित किया जाता है, उस समय जो खर्चे होते हैं ना वो मुख्य रूप से प्रारंभिक एक्सपेंसेस में शामिल किए जाते हैं। इनमें कौन कौन से हो सकते हैं, देखो कंपनी की स्थापना के समय किए गए आवश्यक खर्चों को प्रारंभिक व्यय कहा जाता है। कंपनी की स्थापना के समय किए गए जो आवश्यक खर्चे हैं उनको क्या कहता है, प्रारंभिक व्यय कहते हैं। इनमें रजिस्ट्रेशन फीस है, आपका प्रविवरण तैयार करने का व्यय है, रजिस्ट्रेशन के लिए विभिन्न प्रलेख तैयार करने का व्यय है, ये सारे के सारे आपके प्रारंभिक व्यय में शामिल किए जाते हैं। ठीक है, तो ये आपके प्रारंभिक व्यय हो सकते हैं, इनको आप प्रारंभिक व्यय में इंक्लूड कर सकते हो। इसके अलावा भी और कोई ऐसे व्यय जो उस कंपनी को निर्माण करने में महत्वपूर्ण होते हैं उनको भी प्रारंभिक व्यय में शामिल कर सकते हैं, है ना। बात समझ में आ रही है नहीं, ये सारे वही प्रश्न है जो आपके एग्जाम में आने वाले हैं, है ना। इसलिए अपने आप को क्या करना है, एकदम तैयार कर लेना है ताकि फिर परीक्षा में आपको जो रूम होता है ना उसकी पट्टियां न गिनना पड़े कि आप बैठे बैठे ये प्रश्न तो नहीं आ रहा, ये तो नहीं आ रहा, है ना। ये पढ़ लोगे ना तो फिर सारे क्वेश्चन आपको जरूर आएंगे। ठीक है, आगे देखो, आगे 12 नंबर क्या है कि अंशों पर प्राप्त अग्रिम मांग राशि को कंपनी के चिट्ठे में किस पक्ष में और किस शीर्षक में दिखाया जाता। जो आपकी कॉल्स इन एडवांस होती है ना, कॉल्स इन एडवांस जिसपे कितनी प्रतिशत है, 12% है, वो ब्याज की दर होती है। कॉल्स इन एडवांस क्या होती है कि भाई कोई ऐसा अंशधारी जिसने क्या किया, आवेदन या आवंटन के साथ ही प्रथम और द्वितीय कॉल का भुगतान कर दिया, उसने कॉल एडवांस चुका दी, तो एडवांस चुकाता है तो उसको 12% ब्याज देंगे, और अपन ने वो राशि प्राप्त कर ली तो उसको अपन दिखाएंगे। क्यों, क्योंकि एडवांस हमारे लिए लायबिलिटीज हो जाती है। इसलिए अंशों पर प्राप्त अग्रिम मांग राशि को चिट्ठे के दायित्व पक्ष में आपका जो करंट लायबिलिटीज है यानी चालू दायित्व करंट लायबिलिटीज एंड प्रोविजन शीर्षक में से दिखाते हैं, है ना। किस पक्ष में दिखाएंगे, तो दायित्व पक्ष में दिखाएंगे, और करंट लायबिलिटीज, है ना, जो होगा उस शीर्षक में दिखाया जाएगा। क्यों, क्योंकि उसकी अवधि क्या होगी, अल्प होगी। अल्प का मतलब क्या होगा, अंडर 1 ईयर, 1 साल से कम होते हैं, वो सारे के सारे आपके करंट असेट्स या करंट लायबिलिटीज के पार्ट होते हैं। तो ये हमारे लिए दायित्व है। क्यों, क्योंकि हमने जिस अंशधारी को अंश दिए थे उसको उससे अपन ने राशि पहले प्राप्त कर ली, तो हमारे लिए दायित्व हो गया है। ठीक है, बढ़िया आगे। 13 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, अधिमान अंशों की 2 आपको विशेषताएं बताएं। अधिमान अंश कौन से होते हैं, प्रेफरेंस शेयर, है ना। प्रेफरेंस शेयर की आपको 2 विशेषताएं बतानी है, बहुत ही सिंपल विशेषताएं है। नंबर 1 क्या होता है कि भाई अधिमान अंशों पर लाभांश की दर है वो पूर्व निश्चित होती है। जो आपके समता अंश होते हैं उन पर लाभांश की दर पहले निश्चित नहीं होती है। समता अंशों पर किसी प्रकार का लाभांश नहीं दिया जाता है। समता अंशों पर सिर्फ और सिर्फ क्या होगा, प्रॉफिट होगा। लेकिन जो आपके अधिमान अंश होते हैं उन पे पहले ही लाभांश की दर है वो निश्चित होती है ना। पहले ही लाभांश की दर निश्चित होती है तो वो एक बेनिफिट हो जाता है कि उस अंशधारी को नुकसान होने की संभावना बहुत ही कम होती है। दूसरा, कंपनी के समापन की स्थिति में पूंजी वापस प्राप्त करने का पूर्वाधिकार होता है। बाय द वे ऐसी कंडीशन आ जाती है कि एक कंपनी है उसका समापन हो रहा यानी उसका अस्तित्व समाप्त हो रहा, तो ऐसी कंडीशन में क्या होगा, अगर पूंजी वापस प्राप्त करने का अधिकार है तो वो किसके पास रहेगा, आपके पूर्वाधिकार अंशों के पास रहेगा। ठीक है, तो ये पॉइंट अपनी विशेषता के रूप में ध्यान रख सकते हैं। ठीक है, आगे देखिए, आगे देखो क्या है 14 नंबर क्या कहते हैं, कंपनी ने 10 रुपए वाले 5000 समतांश 2 रुपए प्रीमियम पर निर्गमित किए। 12,000 अंशों के लिए आवेदन पत्र प्राप्त हुए। 2,000 अंशों के आवेदकों को बंटन नहीं किया गया, शेष आवेदकों को यथानुपात बंटन कर दिया गया। आवेदन पर राशियां इस प्रकार थी, 3 रुपए 4 रुपए प्रीमियम सहित शेष मांग पर
200 अंशों के धारक ने बंटन राशि नहीं चुकाई, बंटन पर प्राप्त राशि की आपको गणना करनी है। बंटन पे जो राशि प्राप्त हुई है उस पे अपने को गणना करनी है। अब देखो इस सवाल को अपने को समझना पड़ेगा कि आपने अंशों का निर्गमन कितना किया था, 5000 अंशों का, है ना, 2 रुपए प्रीमियम पे। आपके पास आवेदन कितने आ गए, 12000 अंशों के लिए आवेदन पत्र है वो प्राप्त हो गए। 2000 अंशों के आवेदकों को आपने बंटन नहीं किया, यानी 5000 इश्यू किए, 12000 के लिए आवेदन आ गए और आपने 2000 को राशि वापस लौटा दी। अब बचे कितने, आपने शेष आवेदकों को यथानुपात बंटन कर दिया। अंशों की यात्रा इस प्रकार थी, तो आपके 3 रुपए आपके आवेदन पे, 4 रुपए आपके बंटन पे और शेष यानी 4 प्रीमियम सहित, यानी 3 और 2 5 और 5 रुपए आपके क्या थे, प्रथम मांग पे थे। धारकों ने बंटन राशि, 200 अंशों के धारक ने बंटन राशि है वो नहीं चुकाई। अपने को बंटन पर प्राप्त राशि की ही गणना करनी है, सिर्फ और सिर्फ क्या करना है, बंटन पर प्राप्त राशि की ही गणना करनी है ना। तो बंटन पर प्राप्त राशि गणना किस प्रकार अपने को करनी है, ये अपने को ध्यान में रखना है, ठीक है। अब देखो इसमें क्या कैसे करेंगे कि भाई ये देखो, अब देखो ये व्यक्ति है, ये 200 अंशों का धारक है ना, 200 अंशों का ये धारक है, तो इसने मांगे कितने थे, है ना। तो अपने को ये देखना पड़ेगा कि भाई इसने कितने अंशों के लिए मांग की थी, कितने अंशों के लिए मांग की थी, ये अपने को निकालना पड़ेगा, है ना। तो देखो एक तो सीधा ही हो जाता है कि भाई थोड़ा सा अपन कैलकुलेशन कर लेते हैं। तो यहां पर आएगा आवेदित अंश, मान लो आवेदित अंश। अब आवेदित अंश कितने हैं, आवेदित अंश कितने हैं उसने, कि भाई उसको मिले 200 है ना, इश्यू कितने किए 5000, यथानुपात कितना हो गया 10000। तो 400 अंशों के लिए उसने क्या किया, 400 अंशों के लिए उसने क्या किया, आवेदन है वो किया है। 400 अंशों के लिए उसने आवेदन प्राप्त हुआ है ना। तो 400 अंशों पर उसने आवेदन चुकाया। अब इसकी कैलकुलेशन करें तो कैसे करें, है ना। 400 अंशों पर आवेदन प्राप्त करेगा तो 3 रुपए के हिसाब से, है ना, जबकि उसकी राशि कितनी बन रही थी, जबकि उसकी राशि कितनी बन रही थी, तो ये अपन देख लेते हैं। आवंटन पर प्राप्त राशि, अब देखो आवंटन पे उसकी ड्यू कितनी थी कि भाई 200 अंशों पर 4 रुपए के हिसाब से, 200 अंशों पर 4 रुपए के हिसाब से, ठीक है, 200 अंशों पर 4 रुपए के हिसाब से। तो आवंटन पर प्राप्त राशि की अपने को गणना करनी है। अब उसको 5000 अंश है, तो सबसे पहले अपने को क्या करना है कि उसकी ड्यू राशि अपने को देखनी पड़ेगी। तो आवंटन पर देय राशि 5000 अंश है, इनको 4 रुपए के हिसाब से कितने हो गए 20000। 5000 अंश है 4 रुपए के हिसाब से, है ना, तो कितने हो गए 20000। अब 20000 तो ये थे, अपने ड्यू कितने हुए हैं 20000। अब ये अपना कौन था, ये 200 अंशों का इसने राशि नहीं चुकाई, बाकी सब ने चुका दी है ना। तो 200 की इसने नहीं चुकाई है, बाकी सब ने चुका दी है। तो बाकी कितने ने चुका दी, बाकी कितने लोगों ने चुकाई ये बताओ देखें भाई, टोटल चुका दी कितने ने, कितने लोगों ने राशि चुका दी, या कुल मिला के अपने को ये देखना है कि भाई टोटल ड्यू अमाउंट ऑन अलॉटमेंट ये कितने आ गए आपकी 20000, है ना। अब इसमें एडजस्टमेंट इन एप्लीकेशन, इसमें से लेस करेंगे कि भाई
आवेदन पर प्राप्त राशि, आवेदन पे कितनी राशि थी कि भाई 5,000 गुणा 3, 5,000 गुणा 3 थी ना, 5,000 गुणा 3 तो 5 कितने हो गए 15, और बच गए अपने पास कितने 5,000, 5,000 बच गए ना। अब इसमें से अनपेड कॉल्स है ना, अनपेड कॉल्स कि भाई अनपेड कॉल्स में कि भाई 200 अंशों का जो धारक था, 200 अंशों का जो धारक था उसने ये राशि है वो नहीं चुकाई है ना। तो 200 अंशों का धारक कितने रुपए के हिसाब से, या यूं कहें कि उनसे अपने को ज्यादा प्राप्त था तो 200 रुपए के हिसाब से उसने नहीं चुकाई, तो लेस अनपेड कॉल्स यानी बकाया मांग, 200 गुणा 1 यानी 200, तो ये 4800 रुपए आपकी क्या आ जाएंगी अलॉटमेंट मनी रिसीव्ड। अलॉटमेंट मनी रिसीव्ड, आवेदन पे इतनी प्राप्त हो गई थी, अलॉटमेंट ड्यू इतना अपने इतनी अपने को आवेदन पे प्राप्त पहले से ही हो चुकी है तो उतनी कम कर देंगे फिर ये घटा देंगे। ठीक है, आगे देखो, आगे क्या है कि भाई प्रार्थित पूंजी का क्या अर्थ है, पेड अप कैपिटल। तो देखो इसका आंसर निर्गमित पूंजी का वह भाग जिसके लिए जनता से आवेदन पत्र प्राप्त हुए हैं उसे प्रार्थित पूंजी कहते हैं, यानी निर्गमित पूंजी का, क्योंकि मैंने आपको पूंजी बताई थी कि भाई अधिकृत पूंजी क्या होती है, निर्गमित क्या होती है, प्रार्थित क्या होती है ना। तो ये जो प्रार्थित है वो 3 नंबर की है, 1 नंबर होती है आपकी अधिकृत, 2 नंबर निर्गमित, 3 होती है प्रार्थित, है ना। तो प्रार्थित कौन सी होगी कि निर्गमित पूंजी का वह भाग जो जनता द्वारा ले लिया जाता है या जनता द्वारा आवेदन के रूप में प्राप्त कर लिया जाता है उसे प्रार्थित पूंजी कहते हैं। ठीक है, अगला 16 नंबर क्या, प्रतिभूति प्रीमियम के 4 उपयोग आपको बताने इंपॉर्टेंट है ना। ये तो है तो सारे इंपॉर्टेंट, लेकिन इनमें भी इंपॉर्टेंट में भी इंपॉर्टेंट है। अथवा इसका दूसरा क्वेश्चन ऐसे बन सकता है कि भाई प्रतिभूति प्रीमियम का किस प्रकार उपयोग में लेते हैं, है ना। तो देखो प्रतिभूति प्रीमियम के आपके कुछ उपयोग है, ये अपने को ध्यान में रखने। पहला, सदस्यों को पूर्ण प्रदत्त बोनस अंश निर्गमन के लिए, है ना, सदस्यों को पूर्ण प्रदत्त बोनस अंश निर्गमित करने के लिए। दूसरा, प्रारंभिक व्ययों को अपलिखित करने के लिए। दूसरा क्या होगा, प्रारंभिक व्ययों को अपलिखित करने के लिए। तीसरा है अंशों व ऋण पत्रों के शोधन पर देय प्रीमियम राशि को व्यवस्थित करने में या अपलिखित करने में। चौथा है अंशों और ऋण पत्रों के निर्गमन देय भट्टा राशि को अपलिखित करने एवं निर्गमन संबंधी व्यय को अपलिखित करने के लिए। ठीक है, और पांचवा इसमें आता है, पांचवा आप लिख सकते हो स्वयं के अंशों को क्रय करने के लिए। क्या आता है, स्वयं के अंशों को क्रय करने के लिए भी आप प्रतिभूति प्रीमियम का उपयोग है वो कर सकते हो। तो ये अपने को ध्यान में रखना है कि प्रतिभूति प्रीमियम का अपन उपयोग है वो किस तरीके से कर सकते हैं। ठीक है, अगला कि भाई सरकारी कंपनी की परिभाषा अपने को देना है। सरकारी कंपनी क्या होती है, तो सरकारी कंपनी से आशय एक ऐसी कंपनी से है, ऐसी कंपनी से है जिसके न्यूनतम 51% है अंश वो केंद्र सरकार या राज्य सरकार या दोनों के पास है, वो सुरक्षित है। सरकारी कंपनी किसे कहेंगे, ऐसी कंपनी जिसके न्यूनतम 51% अंश है या तो केंद्र सरकार के पास है या राज्य सरकार के पास है, वो आपकी क्या कौन सी में, सरकारी कंपनी की परिभाषा में आएगी। ठीक है, आगे देखो 18 क्या है कि प्रारंभिक सार्वजनिक निर्गमन को स्पष्ट कीजिए। जो आईपीओ करता है ना, आईपीओ ये वही है प्रारंभिक सार्वजनिक निर्गमन, इनिशियल पब्लिक ऑफर, है ना। तो ये क्या होता है कि जब कोई भी कंपनी अपने अंशों का बाजार में निर्गमन करती है तो सबसे पहले वो पार्षद सीमा नियमों में इस तरीके का आईपीओ वो जारी करती है ना। तो इसमें क्या लिखा है कि जब कोई विद्यमान असूचित कंपनी अथवा नई समावेशित कंपनी
भारत में किसी मान्यता प्राप्त स्कंद विपणि यानी स्टॉक एक्सचेंज पर अपने अंशों एवं प्रतिभूतियों को सूचित करवाने से तुरंत पूर्व जनसाधारण निवेशकों को अंश प्रस्तावित करती है तो ऐसे अंश निर्गमन प्रस्ताव को प्रारंभिक सार्वजनिक निर्गमन कहते हैं। किसे कहेंगे? ये परिभाषा दे रखी है कि भाई कोई भी ऐसी कंपनी जो या तो पहली बार या जो विद्यमान है वो मान्यता प्राप्त जो स्टॉक एक्सचेंज है, जो भारत में बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज है, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज है, उनमें क्या करवाती है? रजिस्टर करवाती है और फिर जनसाधारण के लिए वो अंश है वो प्रस्तावित करती है, उनको कहती है कि भाई आप ये अंश है वो खरीदिए। तो यही आपका आईपीओ होता है, जिसको अपन आजकल आप किसी से पूछ लेना कि भाई आईपीओ क्या होता है, वो आपको बता देंगे। ठीक है, तो अपने को इतना ही ध्यान रखना, थोड़ा सा अपने को 2 पॉइंटों में ये पता होना चाहिए कि आईपीओ क्या होता है। अगला, अंशों के पुनर्निर्गमन पर अधिकतम छूट है वो कितनी दी जा सकती है? अंशों का, जिन अंशों का अपन हरण कर लेते हैं और हरण किए गए अंशों का क्या किया जाता है? पुनर्निर्गमन किया जाता है, तो उन पर अधिकतम छूट कितनी होती है? तो अंशों के पुनर्निर्गमन पर अधिकतम छूट है वो हरण किए गए अंशों पर प्राप्त या जब्त की गई राशि तक ही दी जा सकती है, उससे ज्यादा की वो राशि नहीं होगी। ठीक है, तो ये इसमें पूछा है कि भाई अधिकतम राशि है वो कितनी हो सकती है? तो वो पुनर्निर्गमन की जितनी राशि आपने प्राप्त की है या जब्त की गई जो राशि है उस सीमा तक हो सकती है, उससे ज्यादा नहीं हो सकती है। ठीक है, बढ़े आगे 20, अंशों के हरण का अर्थ आपको बताना है। अंशों के हरण का अर्थ आपको बताना है, अंशों का हरण है वो किसे कहते हैं, है ना। तो इसमें क्या होता है, नॉर्मली तो अपन यही मान सकते हैं कि जब किसी अंशधारी द्वारा किसी मांग राशि का समय पर भुगतान नहीं किया जाता है, समय पे भुगतान नहीं किया जाता है, तो वहां पर क्या होगा? वहां पर उस कंपनी द्वारा एक निश्चित समय का नोटिस देकर उन अंशों को जब्त कर लिया जाता है और हरण कर लिया जाता है। यह तो नॉर्मली परिभाषा है। अब इसमें क्या है, यदि किसी अंशधारी द्वारा मांगी गई राशियों, जिसमें आपका आवंटन भी हो सकता है और मांग राशि भी हो सकती है, का निर्धारित समय पर भुगतान नहीं किया जाता है, अगर उनका निर्धारित समय पर भुगतान नहीं किया जाता है तो कंपनी उसे उचित सूचना व अवसर देकर तालिका जो ए है के प्रावधानों के अनुसार उनके अंशों को जब्त कर सकती है। कंपनी इन अंशों का जब्त किया जाना ही अंशों का हरण कहलाता है। कंपनी द्वारा इन अंशों को क्या किया जाता है? जब्त किया जाता है। तो जब्त किया जाना ही अंशों का हरण है वो कहलाता है। ठीक है, ओके है, यहां तक क्लियर है सारी बात। बढ़े आगे देखते हैं। आगे क्या है कि हर्ष लिमिटेड 10 रुपए वाले 500 अंशों का जिन पर 6 रुपए प्रति अंश बकाया है हरण कर लिया। अंशों के हरण संबंधी आपको जनरल प्रविष्टि है वो देनी है ना। तो देखो 500 रुपए, तो ये आता है जब्त अंशों पर मांगी गई राशि, क्योंकि इसकी एंट्री क्या होती है? शेयर कैपिटल अकाउंट डीआर टू शेयर अलॉटमेंट टू शेयर कॉल्स टू शेयर फॉरफिटेड। तो यहाँ पर अलॉटमेंट तो बकाया नहीं है, सिर्फ कॉल बकाया है। तो यहाँ पर आएगा जब्त अंशों पर बकाया राशि। तो कितनी है? जब्त अंशों पर मांगी गई कितनी है? 500 पर 10 मांगे गए हैं तो 5000। टू शेयर कॉल्स जब्त अंशों पर बकाया राशि, तो 500 पर 6 रुपए के हिसाब से बकाया है तो गुणा करेंगे तो 3000 टू कॉल्स इन एरर, और फिर बाकी का टू शेयर फॉरफिटेड हो जाएगा। 500 को फिर 4 से गुणा करेंगे तो 2000। तो ये आपके हरण की प्रविष्टि है वो हो जाएगी, और पूरी संभावना है कि भाई इस तरीके का क्वेश्चन है वो आपको परीक्षा में देखने को भी मिल जाए, है ना, क्योंकि इंपॉर्टेंट है सारे के सारे। एग्जाम की दृष्टि से सारे जो पॉइंट्स हैं वो बहुत ही खास और इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आगे देखो, आगे क्या है? राधा लिमिटेड ने अक्स से 1000 अंश पर 5 रुपए प्रति अंश की दर से देय तिथि से 1 माह पूर्व ही अग्रिम राशि चुका दी। सारणी ए के अनुसार कंपनी की पुस्तकों में बकाया की गणना करनी और ब्याज के नगद भुगतान की भी प्रविष्टि करनी है। तो आपको पता है कि भाई सारणी एफ के अनुसार, है ना, सारणी एफ के अनुसार अग्रिम मांग पर है वो ब्याज की दर कितनी होती है? अग्रिम मांग पर ब्याज की दर कितनी होगी? 12%।
और इसमें अपने को ब्याज चुकाना है तो एंट्री होगी, क्योंकि अग्रिम पर अपन ब्याज चुकाएंगे और बकाया पर अपन ब्याज प्राप्त करते हैं तो यहाँ पर चुकाएंगे। तो इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एडवांस अकाउंट या टू कैश, है ना, आपको 5 रुपये प्रति अंश है तो गुणा कर लो, है ना, 5000 हो गए, 5000 का 12% और फिर एक माह का तो 50 रुपए है, वो आपकी ब्याज की राशि है वो आ जाएगी। ठीक है, ब्याज की राशि कितनी आ जाएगी? 50 रुपए, है ना। कैलकुलेट कर लिया होगा आपने कि भाई 5000 मल्टीप्लाई 12%, है ना, बट्टे 100 मल्टीप्लाई 12, क्योंकि पूरे महीने का यहाँ पर एक कर दो कोई नहीं फर्क पड़ेगा, ये 12 ये 2 बिंदु, तो कितनी राशि आ गई? 50 रुपए आपकी राशि आ गई इंटरेस्ट ऑन कॉल्स पे। ठीक है, आगे देखो, आगे क्या है, यासू लिमिटेड ने एंजल लिमिटेड से 6 लाख रुपए में एक मशीन क्रय की गई है। यासू लिमिटेड ने 100 रुपए वाले 5000 समता अंशों को 20% प्रीमियम पर एंजल लिमिटेड को भुगतान किया गया। आपको आवश्यक प्रविष्टि है वो देनी है ना। तो यहाँ पर देखो पहली प्रविष्टि तो हो जाएगी, आपने मशीनरी खरीदी है तो आपकी एंट्री हो जाएगी मशीनरी अकाउंट DR2, किससे खरीदी है? एंजल लिमिटेड। ₹6 लाख की। अब इसके बदले में वो क्या कर रही है? एंजल लिमिटेड अकाउंट DR2 इक्विटी शेयर कैपिटल 2 सिक्योरिटी प्रीमियम, है ना। अब एंजल लिमिटेड को तो कितने देने हैं? 6 लाख देने। अब ये क्या कह रहा है? 5100 रुपए और 20% प्रीमियम। तो 5000 को 100 से गुणा करेंगे तो ये तो जाएंगे आपके 5 लाख, और 5000 को फिर 20 से गुणा करेंगे, है ना, तो ये हो जाएंगे आपके 1 लाख। तो इस तरीके से ये इसकी प्रविष्टि हो जाएगी इस सवाल की। ठीक है, समझ गए कि 2 एंट्री हो जाएगी, पहले मशीन खरीदने की तो मशीन अकाउंट या टू एंजल लिमिटेड 6 लाख, फिर एंजल लिमिटेड को अंशों का निर्गमन किया गया है तो एंजल लिमिटेड अकाउंट या टू इक्विटी शेयर कैपिटल और टू सिक्योरिटी प्रीमियम 6 लाख। ठीक है, ये इसकी एंट्री है, कोई दिक्कत नहीं है, मैंने एक्सप्लेन कर दिया आपको। अब आगे प्रियांशी लिमिटेड ने 10 रुपए वाले 2 रुपए प्रति अंश प्रीमियम पर सहित 15,000 समता अंशों के लिए आवेदन आमंत्रित किए। कुल आवेदन राशि 60,000 3 रुपए प्रति अंश दर से प्राप्त हुई। अभिधान का इस प्रकार नाम लिखिए तथा आवेदन राशि प्राप्त करने हेतु जनरल प्रविष्टि दीजिए। आवेदित अंशों की संख्या भी आपको ज्ञात करनी है। ठीक है, तो इसमें देखो अपने पास क्या है कि एक तो क्या पूछा है कि अभिधान का प्रकार लिखिए। तो देखो अपने पास से प्रियांश लिमिटेड ने 10 रुपए वाले 2 रुपए प्रति अंश प्रीमियम पर सहित 15,000 समता अंशों के लिए आवेदन है वो अपने को किए। ठीक है, आवेदन आमंत्रित किए। कुल आवेदन राशि 60,000 3 रुपए प्रति अंश की दर से। इसका मतलब क्या हो गया? यहाँ पर पहली कंडीशन होगी कि अभिधान का प्रकार, तो यहाँ पर हो गया आपके पास अभिदान यानी और सब्सक्रिप्शन। अभिदान हो गया और सब्सक्रिप्शन हो गया। क्यों? क्योंकि अपने पास 15 30 45 ही होते हैं और ये है 60, इसका मतलब 20,000 अंशों के लिए अपने पास आवेदन आए हैं, तो ये अपने पास क्या हो गया? और सब्सक्रिप्शन। आवेदन राशि प्राप्त करने के लिए तो आवेदन राशि प्राप्त करेंगे तो एंट्री होगी बैंक अकाउंट DR2 शेयर एप्लीकेशन, है ना, कितनी? 60,000। और क्या कर आवेदित अंशों की संख्या, तो आवेदित अंशों की संख्या 20,000, है ना। तीनों चीज हो गई इसमें, 3 चीज पूछी आपसे और तीनों का आपने जवाब दे दिया है कि भाई पूछा है कि यहाँ पर कंडीशन कौन सी है? और सब्सक्रिप्शन है
या न्यून अभिदान है तो यहाँ पर और सब्सक्रिप्शन है। अंशों की संख्या आपकी 20,000 होगी और एंट्री होगी बैंक अकाउंट या टू शेयर एप्लीकेशन है 60,000। ठीक है, आगे देखते हैं पूंजी आरक्षित क्या है, यानी रिजर्व कैपिटल क्या है जो फर्म के समापन पर मांगी जाती है। तो पूंजी आरक्षित एक रिजर्व है जो पूंजीगत लाभ से बनाया जाता है। इस रिजर्व का उपयोग भविष्य के पूंजीगत नुकसान यदि कोई हो तो पूरा करने के लिए और साथियों में बोनस अंश जो बोनस शेयर है जारी करने के लिए इसका प्रयोग है वो किया जाता है। इसे शेयरधारकों के बीच लाभांश के रूप में वितरित नहीं किया जा सकता। जो आपकी रिजर्व कैपिटल होगी उसे जो आपके अंश होल्डर है शेयर धारक है उनके मध्य लाभांश के रूप में वितरित नहीं कर सकते अपन, है ना। तो ये चीज अपने को ध्यान में रखना, पूंजी आरक्षित क्या है और इसके कुछ है ये पॉइंट्स है, ये अपने को समझने हैं। ठीक है, तो रिजर्व कैपिटल के बारे में आता है तो ये चीज अपने को ध्यान में रखनी है। अगला पूछा है कि भाई पूर्वाधिकार अंशों को किन्हीं दो प्रकारों के अपने को नाम लिखने हैं। तो दो प्रकार हो गए आपके संचय पूर्वाधिकार अंश और असंचय पूर्वाधिकार अंश। दूसरा अनावशिष्ट भागी पूर्वाधिकार अंश और अवशिष्ट भागी पूर्वांश। संचय क्या होते हैं, जिनका लाभ है वो अगले वर्ष के लिए संचय होता है, वो संचय होते हैं। और असंचय क्या होता है, जिनका लाभांश है वो अगले वर्ष के लिए संचय नहीं होता है, वो क्या होता है, असंचय। अनावशिष्ट भागी पार्टिसिपेटिव, जिन्हें भाग लेने का अधिकार होता है वो पार्टिसिपेटिव होते हैं। और अवशिष्ट भागी जिन्हें भाग लेने का अधिकार नहीं होते हैं वो अवशिष्ट भागी कहलाते हैं। ठीक है, तो ये दो पूर्वाधिकार अंशों के प्रकार हो सकते हैं। इसके अलावा परिवर्तनीय पूर्वाधिकार अंश है, परिवर्तनीय और अपरिवर्तनीय है, शोधनीय और अशोधनीय हो गए। तो इस तरीके से अलग अलग है, यहाँ पे दो ही पूछा तो दो अपने को ध्यान में रखना है। अगला, राज लिमिटेड 1000 समता अंशों के लिए आवेदन आमंत्रित किए, 980 अंशों के लिए आवेदन प्राप्त हुए। यहाँ पर अभिधान के का प्रकार कौन सा होगा, अभिधान का अपने को प्रकार बताना, तो कौन सा प्रकार होगा आपका, न्यून अभिधान होगा, अंडर सब्सक्रिप्शन होगा। न्यून अभिधान या अंडर सब्सक्रिप्शन है वो रहने वाला है। ठीक है ना। तो साथियों ये आपका जो कंपनी है ना, कंपनी है वो 12 मार्क्स का है, 12 मार्क्स का टॉपिक है, पूरा चैप्टर है। तो इसलिए अपने इसको बिल्कुल भी क्या नहीं करना है, स्किप नहीं करना है। पूरी क्लास है वो आपको देखनी है और देखने के बाद आप आराम से समझ जाओगे। ठीक है, तो ये एक वन शॉट के रूप में, एक लंबी क्लास के रूप में मैंने 12वीं बोर्ड के लिए विशेष रूप से अकाउंटेंसी का ये टॉपिक, क्योंकि परीक्षा के दृष्टि से देखें तो बहुत ही खास और इम्पोर्टेंट है। इसलिए जो भी विद्यार्थी इस सेशन को जिन्होंने ज्वाइन किया उनको खुद को तो बेनिफिशियल होना ही है, खुद को तो लाभ उठाना ही है, इसके अलावा और भी जो उनके सहपाठी हैं उनको भी शेयर करना है ताकि वो भी इस एग्जाम महोत्सव में बढ़िया तरीके से एग्जाम में बैठे और अच्छे नंबरों के लिए वो प्रयास करें। तो एक ये सेशन था, इसके बाद और सेशन लेके आएंगे। अगर आपको आज का सेशन पसंद आया है तो लाइक कर दें और इसके अलावा और कोई आपकी आवश्यकताएं, डिमांड जो परीक्षा रिलेटेड कोई आपकी कोई क्वेरी हो तो जरूर कमेंट करके बताएं ताकि हम आपको वो मैटर है वो उपलब्ध करवा सके। आज के सेशन में इतना ही। गुड बाय, जय हिंद।